नमस्कार साथियों, आज फिर एक नए चैप्टर और एक नए अध्याय के साथ एक नए वीडियो को लेकर आए हुए हैं, जिसमें इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सबसे सटीक और सफलतापूर्ण प्रश्न माना जाता है। इसमें दिए गए सभी प्रश्न पीजीटी, जेट, टीजीटी, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दिए गए सभी प्रश्न जटिल एवं सबसे सटीक प्रश्न है, तो आप बिना स्किप किए पूरी प्रश्नों को एक साथ देखेंगे और इसमें दिए गए सभी प्रश्नों का आप अनुभव करेंगे। तो आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एसराज एजुकेशन पॉइंट चैनल और इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप पीजीटी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दिए गए वैसे प्रश्न हैं जिसे गंभीरता से लिया गया है। इसमें वैसे प्रश्न हैं जो पीजीटी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही सटीक माना गया है। तो आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। हालांकि महात्मा गांधी इस समझौते के फैसले एवं इस समझौते में जो है दिलचस्पी नहीं रखा था, लेकिन समझौता इन दोनों के बीच होने के कारण जो है महात्मा गांधी ने इस समझौते पे हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन उनके जो सहयोगी थे उन्होंने पूना समझौता में जो है हस्ताक्षर किए थे। तो कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि पूना समझौता में जो है किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के सहयोगी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो यह समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 ईस्वी पटना में हुआ था, और इसका गठन जो है जयप्रकाश नारायण एवं नरेंद्र देव ने किया था। जयप्रकाश नारायण बिहार के ही निवासी हैं, और बिहार की राजधानी पटना में 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण एवं नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। प्रांतीय मंत्रिमंडल चुनाव 1937 ईस्वी में पूर्ण बहुमत प्रांत कौन कौन थे? अब यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले प्रांतीय मंत्रिमंडल का चुनाव हुआ था, क्योंकि पहले उस समय भी जो है कहीं न कहीं आपसी भेदभाव, आपसी द्वेषपूर्ण के कारण समर्थन देना एक दूसरे को बंद कर दिया था, जिससे उसमें कुछ समस्याएं उभरी और समस्याओं को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अन्य दल के बीच में प्रांतीय चुनाव का निर्णय लिया गया। तो इस प्रांतीय मंत्रिमंडल चुनाव में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत वाले प्रांत कौन कौन थे? अब प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि प्रांतीय मंत्रिमंडल का चुनाव कब हुआ था? तो प्रांतीय मंत्रिमंडल का चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ था, और इस चुनाव में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत वाले प्रांत कौन थे? तो इनमें से कांग्रेस को 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। कौन कौन से प्रांत थे? उनमें से एक मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत व बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। ये जो है 5 प्रांत हैं जिनमें से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। मद्रास में 169 सीटें आई थी, और बिहार में 98, मध्य प्रांत व बरार में 70, संयुक्त प्रांत में अगर राज्य बोला जाए उस समय तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आते थे। वहाँ से उन्हें 134 सीटें हासिल हुई और उड़ीसा से 36 सीटें हासिल हुई। हालांकि मुस्लिम लीग ने भी जो है अपनी दावेदारी पेश किया था। प्रांतीय मंत्रिमंडल चुनाव जो 1937 में हुआ था, इस चुनाव में किस प्रांत में बहुमत नहीं मिला था? अर्थात कांग्रेस को प्रांतीय मंत्रिमंडल चुनाव 1937 में जो है वह किस प्रांत, कौन से ऐसे प्रांत थे जहां से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो ये 3 प्रांत हैं जहां से जो है प्रांतीय मंत्रिमंडल चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। वो है बंगाल, पंजाब और सिंध। यहाँ से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। भारत प्रजामंडल 1939 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? कहता है भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, और
इसके जो है गठन कब हुआ था? इसका गठन जो 1939 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान सृजन की मांग कब रखा गया? कहता है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान सृजन की मांग कब रखा गया? तो इसकी जो मांग है जो लाहौर अधिवेशन 1940 में रखा गया था। अब बताया कि मुस्लिम लीग जिसमें पाकिस्तान सृजन की मांग रखा था वो लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी थी, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कहीं कहीं प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का नाम किसने दिया था? तो इसका नाम जो है रहमत अली चौधरी ने दिया था, जो ऑक्सफोर्ड के एक छात्र थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है दौरान जो है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? तो 1942 ईस्वी में। अच्छा, पिछली वीडियो मैंने यह भी प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह जो है कहाँ से प्रस्तावित हुआ था और कौन सी तारीखें थी। मेरी पिछली वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ से आपको ये सब प्रश्नों का हल मिल जाएगा। हालांकि मैं बताना चाहूँगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में 8 अगस्त को प्रस्ताव हुआ था और 9 अगस्त को ये चालू हुआ था। तो कहीं कहीं ऑप्शन में 8 अगस्त रहेगा तो 9 अगस्त नहीं रहेगा, और अगर 9 अगस्त रहेगा तो फिर 8 अगस्त नहीं रहेंगे। और यह जो है प्रस्ताव पारित कहाँ से हुआ था? तो ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। वो कहाँ है? ये वर्धा में है। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किन लोगों ने नहीं किया था? अब भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हो गया था, चालू हो गया था, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दे दिया था। अब कहा जाता है कि इस आंदोलन को जो है समर्थन जो है किन लोगों ने नहीं किया था? तो इन आंदोलन का जो समर्थन है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया था। वे इस आंदोलन से तटस्थ रहे थे, यानी कि न इस पर कोई प्रतिक्रिया न ही आपत्ति जताया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य नाम जो है वह अगस्त क्रांति है, क्योंकि यह अगस्त माह में ही चालू हुआ था, 8 या 9 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां पैलेस में जो है किसे नज़रबंद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में रहने वाले 4 महापुरुष थे। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, ये दोनों पति पत्नी थे, सरोजनी नायडू और भोला भाई देसाई थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू हुआ था तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले नेतृत्वकर्ता एवं जो महान महापुरुष थे उनको नज़रबंद किया गया, ताकि आंदोलन लंबी नहीं हो सके और ज़्यादा फैल ना सके। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भोला भाई देसाई, वे उस समय महाराष्ट्र में थे और उन्हें वहीं आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया। और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर किला में किसे बंद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अहमदनगर किला में उस समय वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, सितार मैया थे और JB कृपलानी थे। ये भी 4 महापुरुष हैं जिनको अहमदनगर किला में नज़रबंद किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन था और यह पृष्ठभूमि जो है भारतीय स्वतंत्रता का बीज बोया गया था। इसीलिए यह ज़्यादा फैले नहीं, अंग्रेज़ों को ज़्यादा क्षति और ज़्यादा हानि ना हो, इसके लिए इन्होंने जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण जो था नेतृत्वकर्ता थे उनको नज़रबंद करने का प्रयास किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण का काम किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण का काम राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता और BM खाकर थे। ये 3 ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भूमिगत रहते हुए रेडियो प्रसारण का काम जारी रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन थे? अब यह कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय हो रहा था उसमें महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार थे, और वह कौन थे? तो वह थे लुई फिशर। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। और 1940 ईस्वी में इन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग रखा था। उस समय जो है उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। और अध्यक्ष कब हुआ था? वह अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 लाहौर अधिवेशन थे। और 1943 आते आते मुस्लिम लीगों ने पाकिस्तान दिवस के रूप में घोषणा कर दिया और पाकिस्तान दिवस के रूप में जो है
मनाया। आज़ाद हिंद फौज एवं इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन ने 1942 ईस्वी में किया था। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद सरकार का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में सिंगापुर में किया था। 1943 ईस्वी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की गठन किया था। और आज़ाद हिंद सरकार की जगह अगर फौज आ जाए, आज़ाद हिंद फौज, तो कैप्टन मोहन, इंडियन नेशनल आर्मी भी आ जाए तो कैप्टन मोहन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने और कब किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किया था। भारत कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब आया था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली जो है सबसे पहले उन्होंने अपना कदम रखा था और कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? और जब कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन से भेजा गया भारत के लिए तो उसके कुछ सदस्य थे जिनको कुछ उत्तरदायित्व सौंप के भेजा गया था। तो कहा जाता है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो एक पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। और तीनों एक से एक ज्ञानी मानव थे यानी महापुरुष थे। तो पैथिक लॉरेंस जो थे वह अध्यक्ष एवं नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वह ट्रेड बोर्ड यानी कि व्यापार का जो अध्यक्ष थे एवं एबी अलेक्जेंडर जो थे वह नौसेना मंत्री थे। ये तीनों को उत्तरदायित्व देकर कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में भारत भेजा था। अब यह कहा जाए कि कैबिनेट मिशन का यह मुख्य क्या करना था? तो कैबिनेट मिशन को जो है अंग्रेज़ों ने सोचा ज़्यादा अत्याचार करने से जो है परेशानियां बढ़ रही है, लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो कुछ रियायतें देने के लिए भारतीय लोगों को और कुछ अंग्रेज़ों को जो है भी रियायतें देने के लिए कैबिनेट मिशन का प्लान रखा था और इसी के उद्देश्य से ये तीनों भारत आए थे। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को कब स्वीकार किया? तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को 6 जून 1946 को जो है स्वीकार किया था। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कब किया? तो कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार 25 जून 1946 ईस्वी को किया था। मुस्लिम लीग ने 6 जून और कांग्रेस ने 25 जून को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या था? देखिए बता ही चुके हैं। कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था वह ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर एक संघ बनाया जाए, क्योंकि अब अत्याचार बहुत हो गया था और विद्रोह की आग जो है भड़कने लगा था। अंग्रेज़ों को अब लग रहा था कि अब इंडिया में शासन करना मेरे लिए बहुत ही दुर्लभ है, तो उन्होंने कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे मेरा शासन, ब्रिटिश शासन चलते रहे और कुछ छोटी मोटी जो लाभें हैं वो भारतीय लोगों को मिलते रहे। इसीलिए इस प्रस्ताव को लेकर आया था और इसमें यह था कि ब्रिटिश प्रांत जो थे और देसी रियासत को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, जब भारतीय लोगों के मन में ये सवाल आ गया था कि हमारा देश आज़ाद होना है और इसे करने के लिए हम सभी भारतीयों को लगना है, तो फिर आज़ादी को कौन रोक सकता है। चलिए फटाफट वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जितने सारे वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि इतिहास को जो चैप्टर वाइज वीडियो लेकर हम आ रहे हैं उसमें इतिहास के सभी प्रश्नों को कवर किया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रश्न भी नहीं बचेंगे जो आपके मन में डाउट और संकोच रहेंगे। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। संविधान निर्माण के लिए कितने सदस्यों वाली सभा का गठन किया गया था? तो जब कैबिनेट मिशन आया और उन्होंने जब एक संघ बनाने का निर्णय रखा तो संविधान निर्माण के लिए कितनों सदस्यों वाली सभा का गठन किया गया था? तो इन्होंने जो है 389 सदस्यों का गठन किया गया था, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 293 रहेंगे और देसी रियासत से 93 सदस्य रहेंगे और कमिश्नर प्रांत से 4 सदस्य रहेंगे, यानी 293, 93 और 4 मिलाकर 389 होता है। तो संविधान निर्माण के लिए कुल सदस्यों वाली जो सभा का गठन किया गया था वह 389 सदस्य थे, जिनमें से ब्रिटिश 293, देसी रियासत 93 और कमिश्नर प्रांत 4 सदस्य शामिल थे। लेकिन जब संविधान निर्माण के लिए जब चुनाव हुआ तो कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? तो 296 सदस्य के लिए ही चुनाव हुआ था, जबकि नामांकित जो है निर्णय लिया गया था वह 389 थे। लेकिन जब चुनाव हुआ
उसमें सदस्यों का जो संख्या थी 296 थी, जिनमें से कांग्रेस जो है 208 हासिल किए थे, मुस्लिम लीग ने 73 हासिल किए और कुछ ऐसे स्वतंत्र और अन्य दल थे जिन्होंने 15 जो है सीटें हासिल किए थे। अब कहा जाता है कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना प्रस्तावित हुआ था। उसमें यह निर्णय लिया गया था उस मिशन, कैबिनेट मिशन में, कि कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना प्रस्तावित हुआ था, यानी कि एक प्रतिनिधि की जो चुनाव होगा वह कितनी जनसंख्या पे होगा। तो यह 10 लाख प्रति जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, एक सदस्य होने का चुनाव रखा गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? जब संविधान सभा की जब चुनाव हो गया तो संविधान सभा की जो है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का पहली यह स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो संविधान सभा की पहली यह स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली यह स्थायी सदस्य बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, तुरंत 2 दिन बाद। संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? तो अब यह स्थायी सदस्य को हटाकर उसकी जगह पर अस्थायी सदस्य बनाया गया दूसरी बैठक में। दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था और प्रथम बार इसे कहाँ मनाया था? तो कोलकाता में मनाया था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। अब लॉर्ड वेवल का कार्यकाल कब रहा था? इस समय एक महत्वपूर्ण जो है वायसराय गवर्नर को बोला जाए तो बहुत ही भूमिका रहा था, क्योंकि पूछा जाता है कि जिस समय इस सब का दौर चल रहा था उस समय वहाँ कौन से वायसराय और गवर्नर जनरल का कार्यकाल चल रहा था? तो 1943 से 47 ईस्वी तक था और वे जो है लॉर्ड वेवल थे। लॉर्ड वेवल का कार्यकाल 1943 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है। 1945 ईस्वी से लेकर 1951 ईस्वी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अर्थात 1945 ईस्वी से लेकर 1951 ईस्वी तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे क्लेमेंट एटली थे, जिन्होंने भारत विभाजन की घोषणा किया था 1948-47 ईस्वी में, जब माउंटबेटन योजना भारत आया था। और क्लेमेंट एटली कौन थे? तो ये लेबर पार्टी के ही एक नेता थे। इंग्लैंड के साथ भारत में भी एक साथ सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित किया जाने लगा? तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित किया जाने लगा। माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया? तो माउंटबेटन योजना ने जब देखा कि यहाँ जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत हो गई है, तो उन्होंने भारत विभाजन की घोषणा किया और उन्होंने ये कहा कि जुलाई 1947 ईस्वी तक जो है जो भारतीय की जितनी भी सत्ता है सब भारतीय लोगों को सौंप दिया जाएगा। तो माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया? तो जुलाई 1947 ईस्वी में। कौन सी चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और भारत पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया था? ऐसे कौन से एक्ट अधिनियम थे जिनके द्वारा कंपनी को जो है अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश और भारत पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया था? तो वो अधिनियम था 1833 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए? इसमें कंपनी का जितने भी वाणिज्यिक अधिकार थे, जितने भी व्यापार अधिकार थे, सब समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो ये कौन से अधिनियम थे जिनके द्वारा व्यापार पर जो है अधिकार समाप्त कर दिया और कहा अब से आगे आप सिर्फ राजनीतिक कार्य के बारे में ही सोचेंगे? वह अधिनियम है 1833 का चार्टर एक्ट।
किस अधिनियम के द्वारा डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होता था। अर्थात कहा गया है कि पहले डायरेक्टरों की जो संख्या होती थी वह 24 होती थी, लेकिन जो है उसे घटाकर 6 कर दिया गया था। और उसमें से क्या था कि 6 जो थे वो क्राउन द्वारा मनोनीत होता था, उसे भी हटा दिया। तो यह अधिनियम जो है 1853 का चार्टर एक्ट है। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1926 ईस्वी में किया गया था, लेकिन क्या हुआ, यह आगे चलकर जो है 1935 अधिनियम के तहत बदलकर इसे संघीय लोक सेवा आयोग, जिसे अंग्रेजी में हम लोग APSC कहते हैं, कर दिया गया। और फिर पुनः इसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बना, तो इसे 1950 में बदलकर UPSC कर दिया गया, लोक जो है संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो इन 40 प्रश्नों के साथ हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक एवं जो है वीडियो को नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर और अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद।